Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying about the chapter Kings and Chronicles. And before it we studied about the point the Ottomans, pilgrimage and trade. In that point we studied that the Mughal emperors encouraged the trade with the ports of Red Sea, Aden and Mocha. And whatever the benefit they received, all the money was provided as a charity to the pilgrimage centers to Mecca and Medina. But in the reign of Aurangzeb, when Aurangzeb considered that all the provided money as a charity was misused, he prohibited. He seized that, and instead of providing the money to Mecca and Medina, he took interest to invest all the money in his own country, India, saying that India was as much as a house of God as Mecca. मतलब उसका ये कहना था कि भारत भी जो है वैसे ही ईश्वर का घर है, जैसे कि हम मक्का मदीना को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा भारत है ये भी हमारे लिए ईश्वर का घर है। ये कह करके औरंगजेब ने उस चैरिटी फंड को जो है रोक दिया और उसे अपने देश में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और आज जो है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बेटा टुडे इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट वुड बी फिनिश्ड टुडे। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट, इसका मतलब हुआ कि मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक लोग, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं बेटा। यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशंस और बाय ट्रेवलर्स, बाय मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट्स। इसका मतलब बेटा कि जो यूरोप के लोग थे ना, भारत के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करते थे वो जेसुइट मिशनरियों के द्वारा बताई गई बातों से, या ट्रेवलर्स के द्वारा, यात्रियों के द्वारा, या व्यापारियों के द्वारा, या डिप्लोमेट से, नहीं जो राजनयिक कार्यों से जो लोग आते जाते थे, जो कुछ वो बताते थे कि इंडिया में ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी जानकारी है, ये सब बातें यूरोप के लोग इन्हीं लोगों के द्वारा जानते थे। ठीक है ना। इसलिए मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ, यूरोप रिसीव्ड ऑल द नॉलेज अबाउट द इंडिया विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट, ट्रेवलर्स एंड डिप्लोमेट्स, यानी कि व्यापारियों द्वारा, यात्रियों के द्वारा और राजनयिकों के द्वारा वो सारी जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक ना। इसके बाद चलते बेटा, ये आपका द पोर्टुगीज ट्रेड इंडिया। इट मीन्स बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ 15th century what was happened? It was seen that at the end of 15th century the Portuguese merchants, ठीक ना, established a network of trade in India at a large scale। समझे बेटा, यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत तक जो पुर्तगाली व्यापारी थे ना, उन्होंने इंडिया में ट्रेड का एक नेटवर्क जो है बहुत बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश कर दिया। वाई डिड दे डू सो? उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज द पोर्टुगीज किंग, जो पुर्तगाली राजा था ना, ही वॉज ऑल्सो ईगर, ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो अबाउट द क्रिश्चियनिटी। ठीक ना, वो खुद भी जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने का उत्सुक था, एंड ही वॉज कीन इंटरेस्टेड इन द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए खुद भी उत्सुक था। ठीक ना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ जेसुइट्स मिशनरीज, जो कि इनकी जो मिशनरी चलती थी, जो अभियान चलता था, उसके द्वारा जो पुर्तगाली राजा था ना, वो भी इच्छुक था कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जाए। इसीलिए द पोर्टुगीज मर्चेंट्स इस्टेब्लिश अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्रेड इन इंडिया। ठीक है। इसके बाद चलते बेटा, इट वॉज seen that the Christian missions often went to India during the 16th century. It was a part of this process
ठीक ना। द क्रिश्चियन मिशंस टू इंडिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी वर ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। और 16वीं शताब्दी के दौरान जो भी ईसाई मिशन इंडिया में जो गए वो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा थे। किसका? इसका प्रचार प्रसार का, क्रिश्चियनिटी का, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और बात थी, जो मुगल एम्परर अकबर था ना, ही वॉज हिमसेल्फ सो क्यूरियस, इंटरेस्टेड इन द क्रिश्चियनिटी। देखिए, अकबर हिमसेल्फ वॉज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड एन एम्बेसी। उसने एक अपना अभियान दल भेजा, अपने राजदूतों का एक ग्रुप भेजा। एम्बेसी माने अ ग्रुप ऑफ हिज एम्बेसडर्स, एनवॉयस, ठीक ना। उसने जो है अपना दूतों का एक दल भेजा टू गोवा। किस लिए? टू कॉल द जेसुइट प्रीस्ट इन हिज कोर्ट, कि वो जाएं और जो जेसुइट प्रीस्ट हैं, जो उनके धर्माधिकारी हैं, उनको बुलाएं हमारे दरबार में, ठीक ना। एमटा इन 1580, ठीक ना, इन हाँ बेटा, इन 1580 द जेसुइट प्रीस्ट केम टू फतेहपुर सिकरी। अब उनके बुलाने पर, चूंकि लोग गोवा गए थे बुलाने के लिए, उनके जो दूत थे, तो ये जो जेसुइट प्रीस्ट थे वो 1580 में फतेहपुर सिकरी में आए हैं एंड स्टेज देयर फॉर 2 years। वो लोग 2 साल तक वहाँ रहे, ठीक ना। एंड आल्सो डिबेटेड विथ उलामा। उलामा लोग के साथ उन्होंने डिबेट किया। किस चीज़ के लिए? फॉर द वर्चुअल ओपिनियंस, हैं, बेस्ड ऑन वर्च्यूज, यानी धर्म पे आधारित जो भी तर्क था उन्होंने जो है डिबेट किया उलामा के साथ। बेटा उलामा कौन थे? बेटा उलामा वेयर दोज स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन हु कंट्रोल्ड रिलीजियस थिंग्स, ठीक ना। ये लोग जो है मतलब इस्लाम धर्म के विद्वान लोग होते हैं जिन्हें उलामा कहा जाता है, ठीक ना। ये आप पढ़ चुके हैं। तो उलामा लोगों के साथ और इन जेसुइट प्रीस्ट लोगों के साथ डिबेट होता था, है। 2 साल तक ये लोग रहे फतेहपुर सिकरी में, ऐसा चलता रहा, ठीक है। एंड बिसाइड इट, मतलब फर्स्ट मिशन केम टू फतेहपुर सिकरी इन 1580 इन मुगल कोर्ट एंड 2 missions were also came in मुगल कोर्ट्स। when did they come? कब वो लोग आए थे? तो बेटा 2 more missions were sent to the मुगल कोर्ट at लाहौर। कब कब? in 1591 in लाहौर एंड आफ्टर दैट 4 years later in 1595 in लाहौर। पहला दल जो गया था वो 1580 में गया था, और उसके बाद 2 बार और जो मीटिंग हुई, मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुआ डिबेट वाला 1591 में और 1595 में। कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है ना। और ये जानते हैं उस समय जो मतलब लाहौर वॉज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। लाहौर भी जो मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाई गई थी, तो वहाँ पे वो लोग गए थे, ठीक ना। और इट वॉज ऑल्सो सीन दैट एट द पब्लिक असेंबलीज द जेसुइट्स प्रीस्ट वेयर सीटेड जस्ट क्लोज टू द अकबर थ्रोन। और ये देखा गया कि जब भी कोई असेंबली होती थी तो उस असेंबली में जो जेसुइट प्रीस्ट होते थे ना, उनको अकबर के सिंहासन के एकदम करीब बगल में ही स्थान दिया जाता था, है। एंड दोज प्रीस्ट ऑफन वेंट टू हिज कैंपेन्स। वो उनके जो कोई अभियान जाता था ना उनका सम्राट का, तो उस पर भी वो लोग जाते थे, हैं। एंड दे ट्यूटर देयर चिल्ड्रेन, वो सम्राट के बच्चों को पढ़ाते भी थे। एंड स्पेंड देयर टाइम अलॉन्ग विद द एम्परर, और जब भी खाली होते थे तो अपना समय जो है सम्राटों के साथ ही बिताते थे। कौन? द जेसुइट्स। इट मीन्स द एम्परर वॉज सो अफेक्टेड विद द जेसुइट्स दैट ही वॉज किन इंटरेस्टेड टू बी विद देम। उनके साथ होना वो बहुत अपने आप को जो है पसंद करता था, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। फॉर्मल का मतलब होता है बेटा औपचारिक, ठीक ना। और रिलीजन में धर्म जानते ही हो आप। तो क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन का मतलब औपचारिक धर्मों पर प्रश्न आदि पूछना,
औपचारिक धर्मों पर प्रश्न करना। भाई औपचारिक धर्म क्या था? वॉज अवर रिलीजन आइदर हिंदू और मुस्लिम और व्हाट वॉज अवर रिलीजन? तो चलिए चलते हैं हम बेटा इसके बारे में, ठीक ना। द हाई रेस्पेक्ट शोन बाय एम्परर, द हाई रेस्पेक्ट शोन बाय एम्परर अकबर टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द जेसुइस्ट मिशन इम्प्रेस्ड देम डीपली। मतलब जो जेसुइस्ट आए थे जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनको अकबर ने इतना ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट दिया कि इम्प्रेस्ड देम डीपली, कि वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए थे। समझा? यानी द हाई रिस्पेक्ट शोन बाय एम्परर अकबर टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द जेसुइस्ट मिशन, यानी जेसुइस्ट मिशन के लोगों के प्रति अकबर ने जो अपना रिस्पेक्ट दिया, उससे क्या हुआ? दे इम्प्रेस्ड डीपली, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। और द मॉन्सरेट रिमार्क्ड, और जो मॉन्सरेट मतलब ही वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दैट मिशन, जो उनका प्रमुख होता था उस मिशन का, वो था मॉन्सरेट। उसने ये बात कही, दिस लाइन्स आर रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। देखिए उसने कहा, द किंग केयर्ड लिटिल, द किंग केयर्ड लिटिल दैट इन अलाउिंग एवरीवन टू फॉलो हिज रिलीजन। मतलब राजा जो है हर किसी को बाध्य नहीं करता था कि आप हमारे धर्म को स्वीकार करो। नो, इट मीन्स ही रेस्पेक्टेड एवरी रिलीजन, और मे बी ही डिड नॉट लाइक टू एनी रिलीजन, एनीथिंग मे बी इवन हिज ओन रिलीजन। यानी वो सारे धर्मों का समान सम्मान करता था, या किसी को नहीं पसंद करता, या अपने धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता था, जो भी हो है। ही वॉज इन रियलिटी वायलेटिंग ऑल। सच्चाई है कि वो सारे धर्मों के प्रति जो है मतलब इग्नोरियस ओपिनियन रखता था। अब इनका तो ये मानना है कि वो हमारे धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था इन कंपेयर ऑफ हिज ओन रिलीजन, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। द रियलिटी वॉज दैट Akbar is considered such type of emperor that he respected all the emperors. He gave the freedom to every person to occupy his own religion, but there was a restriction that no one had to say such type of things which would be cause of dispute between the among the religions। लेकिन किसी को ऐसी बात करने पे मनाही थी कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही जाए। लेकिन everyone was free to occupied to follow his own religion। हर कोई अपने धर्म को पालन करने के लिए फ्री था, ठीक ना। ये सब बातें थी, लेकिन इन्होंने दूसरी तरीके से कहा है। मॉन्सरेट ने वो कहा कि द किंग केयर लिटिल दैट इन allowing everyone to follow his religion, he was in reality violating all। वो सबका जो तिरस्कार कर रहा, नहीं ऐसी बात नहीं थी। खैर जो कुछ भी हो, चलते हैं बेटा। हाँ हेलो, हाँ, एज यू हैव स्टडीड दैट ऑफन अकबर कॉल्ड scholars of other religions for hearing or for debating, for conferencing their religion about their religion, because he was so eager to know about every religion। हर धर्म के बारे में जानने के लिए वो इतना उत्सुक था कि वो हमेशा कॉन्फ्रेंस बुलाया करता था। तो इन द सेम वे दैट कॉन्फ्रेंस हॉल वॉज कॉल्ड इबादत खाना, दैट वॉज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में जो इबादत खाना थी, हाँ, वहाँ पे जो ही ऑफन called the meetings of the scholars for interfaith debates, for interfaith debates। मतलब वो लोग आए और अपने अपने धर्मों के प्रति जो उनकी फेथ है, जो कुछ भी उनकी आस्था है, उसको जो है यहाँ पे कहें और एक दूसरे के साथ उस पर डिस्कशन करें, इसके लिए वो बुलाता था। एंड देयर वे कॉल्ड हिंदूज, मुस्लिम्स, जैनास, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के सारे लोग, सारे स्कॉलर्स बुलाए जाते थे। एंड दे डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स एंड अकबर वॉज कीन इंटरेस्टेड, टुक सो मच इंटरेस्ट इन दैट debate, and he also
occupied some things which he considered that those things are noble. जिन जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी उसको जो वो स्वीकार भी करता था. इट मीन्स स्लोली अकबर वॉज एडवांसिंग फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स टू हेटेरोडॉक्स. मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब था जो चीज़ें पुरानी हैं, दोज थिंग्स हु इंटरवाइंड द पर्सन इन कस्टम्स, he was giving up to those things, and instead of that he was occupying the heterodox, which were things which he understood that these things are idealism. इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें वो ऑर्थोडॉक्स समझता था कि यानी कि पुरानी है, परंपरागत है, जकड़ने वाली है, अंधविश्वास से भरी है, उनको छोड़ता जाता था, और जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी, स्पिरिचुअल लगती थी, उनको एक्सेप्ट करता जाता था. इट वॉज फाउंड, ऐसा जो है अकबर में पाया गया था. ठीक ना. एंड फॉर द एग्जाम्पल, अकबर एंड हिज कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल, दैट इज वाई दे क्रिएटेड अ फिलॉसफी ऑफ लाइट. They created a philosophy of light and used it to shape the image of the king and ideology of the state. मतलब समझे बेटा, इसका मतलब ये हुआ क्या करा. देखिए, अकबर एंड अबुल फजल. अबुल फजल was a court historian of Akbar, who wrote अकबरनामा. तो they created a philosophy of light. किस लिए? used it to shape the image of the king and the ideology of the state. इसका मतलब उन्होंने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया ताकि राजा की छवि, इमेज ऑफ द किंग, राजा की छवि, समझा, और आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट, जो राज्य की विचारधारा है, उसको जो है ये लोग साकार रूप दे सकें. उसको बताएं कि देखिए ऐसे हमारे राजा है और ऐसी इस जो आइडियोलॉजी हमारे स्टेट की है. ठीक है ना. तो ये आपका बेटा समाप्त होता है आपका ये चैप्टर. और इसमें नीचे देखिए बेटा, आपकी बुक में है जो पेज नंबर 251 पे है, देयर इज अ सोर्स, इट इज़ रिटन होम इन द हरम. होम इन द हरम यानी हरम में home. What is a haram? Haram is considered a sacred place. It means that is the household of the emperor. सम्राट का जो घर है ना, उसे हम हरम कहते हैं, जिसे पवित्र स्थान माना जाता है. That is only for the females, for the queens of the emperor and his relations. वो स्थान हरम है. तो इसमें क्या लिखा है देखिए आप. This is an excerpt from अब्दुल कादिर बदायनीस मुंतकाब उत तवारिक. A theologian and a courtier, Badaini was critical of his employers' policies and did not wish to make the contents of his book public. तो आप यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, आप सेकेंड लाइन को ध्यान दीजिए. देखिए बदायनी लिखा. हु वाज बदायनी? ही वाज अ थियोलॉजियन एंड ए कोर्टियर. यानी थियोलॉजियन का मतलब वो धर्म विज्ञानी थे, एंड ए कोर्टियर और एक दरबारी थे. किसके? अकबर के समय के, अकबर के समय के. ठीक ना. तो बदायनी हु वाज अ थियोलॉजियन एंड ए कोर्टियर ऑफ एम्परर अकबर. ठीक ना. यानी सम्राट अकबर के जो एक धर्म विज्ञानी और एक दरबारी थे, मिस्टर बदायनी जी, वो क्या थे? वॉज ए क्रिटिकल ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स पॉलिसीज. वो अपने नियोक्ता की नीतियों के, यानी क्या बात है, वो अपने नियोक्ता की नीतियों के भी आलोचक थे. ये बात तो अच्छी है भाई. यदि हमारा नियोक्ता यदि कुछ उसके अंदर कमी है तो हम उसकी बात कहें, ये तो अपने आप में अच्छा ही है, लेकिन उससे बचना भी है. तो वो क्या कहते थे? एंड डिड नॉट विश टू मेक द कंटेंट्स ऑफ हिज बुक पब्लिक. मतलब ये चाहते थे कि उनकी बुक की जो कंटेंट्स है, जो विषय वस्तु है, वो पब्लिकली ना होने पाए, उसको सब लोग ना जाने. लेकिन इवन ही मेंशन दोज थिंग्स, उन चीज़ों को लिखता था. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम अर्ली यूथ इन कॉम्प्लीमेंट टू हिज वाइफ्स द डॉटर्स ऑफ राजाज ऑफ हिंदू, हिज मेजेस्टी मीन्स ही इज इंडिकेटिंग टू एम्परर अकबर. क्या कह रहा है? हिज मेजेस्टी हैड बीन परफॉर्मिंग होम इन द हरम. समझ रहे आप?
विच इज अ सेरेमनी डिराइव फ्रॉम फायर वर्शिप, यानी आतिश परस्ती। इसका मतलब ये बेटा कि युवावस्था से जो हमारे राजा हैं, महामहिम हैं, वो अपनी पत्नियों यानी जो हिंद राजा की जो पुत्रियां हैं उनकी सम्मान में हरम में यानी अपने घर में होम का आयोजन कर रहे थे। और ये कैसी पूजा है? विच इज अ सेरेमनी डिराइव्ड फ्रॉम द फायर वर्शिप, और ये ऐसी पूजा है जो अग्नि पूजा के रूप में उत्पन्न हुई है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये था कि वो हिंदू धर्म में यदि उस बात को अच्छा समझते हैं तो उसको फॉलो करते थे। ठीक ना? फिर देख लीजिए, बट ऑन द न्यू ईयर ऑफ द 25th regnal year in 1578 he prostrated publicly before the sun and the fire। क्या बात है, कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं कि 25वें शासन वर्ष में, कब? 1578 में, he prostrated publicly before the sun, वो सबके सामने, सूर्य के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रोटेस्टेड, प्रोस्ट्रेटेड यानी वो दंडवत प्रणाम किए, एंड फायर यानी सूर्य और अग्नि को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और जब हमारे राजा ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोगों को क्या करना होगा? तो इन द इवनिंग द होल कोर्ट हैड टू राइज अप, हैड टू राइज अप, सबको खड़ा होना पड़ा, रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक। कब? व्हेन द लैम्प्स एंड कैंडल्स वेयर लाइटेड, शाम के समय जब लैम्प्स जलाई गई, कैंडल्स जलाई गई, तो सारे लोगों को राजा के साथ सम्मान में खड़ा होना पड़ा था। हाँ, तो बेटा इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। अब आपकी सेकंड बुक खत्म हो रही है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे वी शैल स्टार्ट द न्यू बुक, योर थर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इट्स ओके, थैंक यू।